जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का ज्योग्राफी का टॉप 35 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उन्हीं सभी क्वेश्चन को आज की इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों, कि आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना है और आपको बताना है कि आप 35 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सही सही कर पा रहे हैं। अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू पूछे जाएंगे। और टाइम की बात करें दोस्तों, तो बोर्ड एग्जाम आपका बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुका है और आपके पास टाइम बहुत ही कम है। ठीक है, इसलिए आपको रिवीजन के उद्देश्य से पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपको बताना कि आप 35 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन थे जिसका आंसर आप जान रहे थे। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था। दोस्तों, ये जो ज्योग्राफी शब्द भूगोल है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम बार किसके द्वारा किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज। जी हाँ दोस्तों, इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार किया था, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। दोस्तों, ये जो डोडा बेटा चोटी है, ये कौन सा पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये नीलगिरी की पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम से लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल रहने वाले। ठीक है, इसलिए आप लोग हर एक प्रश्न को अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों किसी भी एग्जाम हॉल में वही स्टूडेंट अच्छे कर पाते जो हर एक क्वेश्चन को पढ़ते रहते हैं। ठीक है, इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन को पढ़ लेना, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। क्योंकि दोस्तों, यदि आप क्वेश्चन को पढ़ रहेंगे तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन यदि आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ेगा और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा तो लगने लगेगा पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ गया। इसलिए आपको रिवीजन के उद्देश्य से हर एक प्रश्न को एक एक बार पढ़ लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्रोणी भारत में सबसे बड़ी। दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी द्रोणी जो है, जो कि भारत की सबसे बड़ी है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा गंगा द्रोणी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा गंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों, ये जो ज्वारीय परिकल्पना है, ये किसके द्वारा दिया गया था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों। तो ज्वारीय परिकल्पना की बात करें तो ये किसके द्वारा दिया गया था। तो सर जेम्स जीन्स के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पृथ्वी के क्रोड पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं। दोस्तों, पृथ्वी की बात करें तो इसे टोटल 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, भूपर्पटी, मेंटल और कोर। ठीक है दोस्तों, ये जो भूपर्पटी है, इसमें सबसे अधिक क्या चीज पाया जाता है। तो इसमें दोस्तों सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, सिलिका और एल्यूमिनियम दोस्तों सबसे अधिक पाया जाता है। वहीं बात करें कि मेंटल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है दोस्तों, तो मेंटल में जो है ये पाया जाता है सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, और यदि आपसे कोर में क्वेश्चन पूछा जाए कि कोर में सबसे अधिक क्रोड में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो निफे और लोहा। ठीक है, निकेल और लोहा जो है ये सबसे अधिक पाया जाता है। ये आपको तीनों याद रखना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से इस टॉपिक से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भूपर्पटी पर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है मेंटल में कौन सा तत्व पाया जाता है, या फिर कभी कभी कोर में पूछ जाता है। तो आपको तीनों याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निकेल और लोहा, जो कि कोर या फिर क्रोड में सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में सबसे ठंडा है। दोस्तों, आपको बताना इनमें से कौन सा स्थान है जो कि भारत में सबसे ठंडा स्थान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर। जी हाँ दोस्तों, ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये भारत का सबसे ठंडा स्थान है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिए हुए, तो सियाचिन ग्लेशियर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रादेशिक भूगोल किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया था। दोस्तों, जो प्रादेशिक भूगोल है, ये इनमें से कौन सा भूगोलवेत्ता द्वारा दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कॉल रिटर के द्वारा। ठीक, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए कि निम्नलिखित आम्योत्तर में कौन सा भारत का मानक आम्योत्तर है। यानी आपको बताना कि भारत का जो मानक आम्योत्तर है ये कितना डिग्री है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश जो दोस्तों ये भारत का मानक आम्योत्तर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से
कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपरदन क्रिया द्वारा होता है? दोस्तों इनमें से कौन सा भू आकृति का जो निर्माण है वो नदी के अपरदन प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन दोस्तों कि नदी के अपरदन से कौन सा क्षेत्र का निर्माण होता है, तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मृदा का सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ प्रकार कौन सा? दोस्तों मिट्टी में देखा जाए तो सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सा माना जाता है? तो जलोढ़ मृदा जो दोस्तों ये सबसे अधिक उपजाऊ माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जलोढ़ मृदा, ठीक है। दोस्तों इसे दो कैटेगरी में बांटा गया है उपजाऊ के आधार पर, एक बांगर और एक खादर, ठीक है। बांगर और खादर जलोढ़ मृदा की दो कैटेगरी है, एक बांगर और दूसरा क्या खादर, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? दोस्तों यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर जो है ये सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। यदि सबसे छोटा महासागर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। जी हाँ दोस्तों, जो आर्कटिक महासागर है ये सबसे छोटा महासागर है, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, उसके बाद दोस्तों अंटार्कटिक महासागर दूसरा स्थान पे है, तीसरा में हिंद महासागर और सबसे छोटा जो है वो आर्कटिक महासागर है। तो आपको दोनों याद रखना है, ठीक है। सबसे बड़ा भी पूछा जा सकता है, सबसे छोटा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य में लोकतक झील स्थित है? दोस्तों ये जो इनमें से कौन सा राज्य में ये जो लोकतक झील है ये स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, मणिपुर में। जी हाँ दोस्तों, जो लोकतक झील है ये कहाँ पर है? तो मणिपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें से बचाती है? दोस्तों सूर्य से जो आने वाली ये हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती है, इसे कौन सा गैस बचाती है हम लोगों को पृथ्वी पर आने से? नाइट्रोजन, ओजोन परत, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत, जो कि दोस्तों पराबैंगनी किरणों को, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल में सम्मिलित है? दोस्तों आपको बताना इनमें से कौन सा है जो कि जैव मंडल में सम्मिलित है, केवल पौधे, केवल प्राणी या फिर सभी जैव और अजैव जीव? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सभी जैव और अजैव जीव को दोस्तों जैव मंडल के अंतर्गत शामिल किया जाता है, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? दोस्तों भारत में देखा जाए तो सबसे अधिक बाढ़ इनमें से कौन सा राज्य में आता है? बिहार, असम, उत्तराखंड या फिर पश्चिम बंगाल? तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार। जी हाँ दोस्तों, बिहार जो राज्य है इस राज्य में सबसे अधिक बाढ़ आता है और सबसे ज्यादा प्रभावित वाला राज्य दोस्तों ये बिहार है, ये भी आपको याद रखना, यानी ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किन पवनों को हिम पक्षी अथवा हिम हरणी कहा जाता है? दोस्तों इनमें से कौन सा पवन है जिसे हिम पक्षी या फिर हिम हरणी पवन के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, चिनुक पवन को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है? दोस्तों भारत में बात करें तो सबसे अधिक जो वर्षा होता है ये कहाँ पर होता है? तो मासिनराम, आप सभी को पता होगा दोस्तों कि जो मासिनराम है यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल पार्क और पशु विहार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए बनाया जाता है? दोस्तों ये जो नेशनल पार्क और पशु विहार का निर्माण किया जाता है, इसका निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मनोरंजन का उद्देश्य तो इसका नहीं होता दोस्तों, पालतू जीवों के लिए होता है या फिर शिकार के लिए या फिर संरक्षण के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संरक्षण के लिए, ठीक है दोस्तों। ये जो जितने भी जीव जंतु होते हैं इनका संरक्षण के लिए इनका निर्माण किया जाता है, यही इसका उद्देश्य होता है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं? दोस्तों आपको बताना कि इनमें से कौन सा देश है जो कि भारत का पड़ोसी देश नहीं है, ठीक है। तो बांग्लादेश की बात करें दोस्तों तो बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, पाकिस्तान की बात करें तो यह भी हमारा पड़ोसी देश है और अफगानिस्तान भी हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन दोस्तों ये जो थाईलैंड है ये हमारा पड़ोसी देश नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कठोरतम खनिज है? दोस्तों इनमें से देखा जाए तो सबसे अधिक कठोरतम खनिज कौन सा है? तो हीरा जो है दोस्तों ये सबसे अधिक कठोर खनिजों में से एक है, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि ज्वार भाटा के निर्माण के लिए
कौन सा बल उत्तरदायी नहीं। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से ज्वार भाटा के निर्माण के लिए इनमें से कौन सा बल है जो कि उत्तरदायी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, कोरियोलिस शक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 22 में क्या पूछा गया आपसे कि सिमलीपाल, ठीक है, जो सिमलीपाल जीवमंडल चयन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये जो सिमलीपाल जीवमंडल है ये इनमें से कौन सा राज्य में है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा राज्य में। तो ये है दोस्तों उड़ीसा में, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है 23 में कि निम्नलिखित प्रकारों के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा होता है। दोस्तों आकाश में देखा जाए तो सबसे ऊंचा में कौन सा बादल बनता है, तो सबसे ऊंचा बादल की बात करें तो पक्षा बादल जो है ये सबसे ऊंचाई पर बनता है, यानी ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। दोस्तों जो भूकंप होता है ये किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, वायुमंडलीय, भौमिक, जलीय या फिर जीवमंडलीय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भौमिक। ठीक है, ये जो भूकंप है ये क्या है, तो ये एक भौमिक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चूना पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है। दोस्तों ये चूना पत्थर है इसकी रूपांतरित रूप की बात करें तो इसका रूपांतरित रूप क्या होता है, तो संगमरमर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा संगमरमर। ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 26 में क्या पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है, यानी आपको बताना इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे अधिक सूखा क्षेत्रों में से एक है। तो 26 का राइट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, राजस्थान का पूर्वी भाग। और यदि बात करें दोस्तों राजस्थान में भी देखा जाए तो जैसलमेर, ठीक है, जो दोस्तों जैसलमेर जो है ये सबसे अधिक सूखा क्षेत्र है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और जैसलमेर की बात करें दोस्तों तो यहाँ वर्षा जो है वो नाम मात्र के बराबर होता है, यानी नहीं के बराबर होता है, इसलिए यह सबसे अधिक सूखा क्षेत्रों में से एक आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैप से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए मानचित्र में कौन सी नदी दर्शाई गई। दोस्तों यहाँ पे ये जो नदी दर्शाया गया है ये कौन सा नदी दर्शाया गया है, तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे नर्मदा नदी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों ये जो नर्मदा नदी है ये यहाँ से आकर के अरब सागर में गिरती, तो यहाँ पे कौन सा नदी है, तो नर्मदा नदी। ठीक है, ये आपको याद रखना। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैप से भी क्लास 11 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सा लोकेशन कहाँ है, कौन सा नदी कहाँ पर गिरती, कौन सा नदी कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहां पर दिन तथा रात सबसे बड़ा होता है। दोस्तों दिन और रात की बात करें तो सबसे बड़ा कहां पर होता है दोस्तों, तो ध्रुवों पर जो है ये दिन और रात सबसे बड़ा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि एक और भी मैप से क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के रेखा मानचित्र में दिए गए मरुस्थल की पहचान करें। दोस्तों यहाँ पे ये जो मरुस्थल दर्शाया गया है ये कौन सा मरुस्थल है, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि यहाँ पे राजस्थान है। ठीक है, और राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है दोस्तों, तो आप सभी को याद होना चाहिए कि थार मरुस्थल जो है ये राजस्थान में है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, ये भी याद रखना है। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा दोस्तों, तो सहारा मरुस्थल जो है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये भी आपको याद रखना है। सहारा मरुस्थल की बात करें तो ये कहां पर है दोस्तों, तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि सहारा मरुस्थल जो है ये कहां पर, तो अफ्रीका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कारक मृदा निर्माण का जैविक कारक है, यानी आपको बताएं इनमें से कौन सा कारक है जो कि मृदा निर्माण का जैविक कारणों में से एक है। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, वनस्पति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कपास की कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मृदा कौन सी। दोस्तों कपास की कृषि के लिए देखा जाए तो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सा माना जाता है दोस्तों, तो कपास की खेती के लिए सबसे अधिक काली मिट्टी माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। काली मृदा जो है ये कपास के लिए सर्वोत्तम मृदाओं में से एक है, यानी 31 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी आपको बताना इनमें से कौन सा है जो कि एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी,
परमाणु विस्फोट जो दोस्तों ये प्राकृतिक आपदा नहीं, क्योंकि दोस्तों ये जो परमाणु विस्फोट कराए जाते हैं ये लोगों के द्वारा कराया जाता है, ठीक है, किसी लोग सरकार के द्वारा कराया जाता है। ये भूकंप की बात करें तो ये भी प्राकृतिक आपदा है, सुनामी की बात करें तो ये भी प्राकृतिक आपदा है, भूस्खलन भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन ये जो परमाणु विस्फोट है ये प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी। दोस्तों ये जो भूमंडलीय तापन है इनमें से कौन सा गैस के कारण हो रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आने ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि एक और भी मैप से क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए मानचित्र में कौन सी चोटी दर्शाई गई। दोस्तों यहाँ पे एक चोटी है, कौन सी चोटी दर्शाई गई, तो माउंट एवरेस्ट। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। तो यहाँ पे कौन सा चोटी है, तो माउंट एवरेस्ट। यदि क्वेश्चन में पूछा जाए दोस्तों कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, दोस्तों तो माउंट एवरेस्ट जो है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। इसकी टोटल ऊंचाई की बात करें तो ये कितना ऊंचा है दोस्तों, तो 8,849 या फिर 50 मीटर रहता है, ठीक है, 8,849 या फिर 50 मीटर। आपके ऑप्शन में जो भी रहेगा उसी को आपको सही करना है, ठीक है। और यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंचनजंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है इसको किसके द्वारा दिया गया था, तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, अल्फ्रेड वेगनर। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने ज्योग्राफी के टॉप 35 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कर लिए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल रहने वाले, ठीक है। और दोस्तों आप 35 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन थे जिसके आंसर आप सही कर पाए, अपना स्कोर जो है वो हर एक स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा, वो भी ईमानदारी पूर्वक, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैं हर एक स्टूडेंट का कमेंट पढ़ता हूँ, इसलिए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा। और दोस्तों यदि इसी तरह और भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने इससे पहले दोस्तों ज्योग्राफी का सेट 1 से लेकर के सेट 4 तक कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया हूँ, ठीक है। यदि आप नहीं देखे दोस्तों सेट 1 से लेकर के सेट 4 तक, तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे ज्योग्राफी का हर एक सेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए गए। यदि आप दोस्तों 5 से 6 7 से 8 सेट पढ़कर चले जाते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कर सकता हूं कि आपका बोर्ड एग्जाम में उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों हर एक सेट को आप एक बार रिवीजन के उद्देश्य से पढ़ ले, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करें और हर एक क्वेश्चन को पढ़ ले, ठीक है। और इसी तरह यार और इसी तरह और भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से उन्हीं सभी क्वेश्चन को कवर कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है।